हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुकेश सहारण, जनरल साइंस, और उसी जनरल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने जनरल साइंस के अंदर टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसी श्वसन तंत्र के अंतर्गत हमने श्वसन के 3 चरणों के बारे में पढ़ा कि श्वसन का बाह्य श्वसन होता है, सेकंड चरण आंतरिक श्वसन होता है, और थर्ड स्टेप कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन के अंदर भी 3 पद स्टेप होते हैं। पहले तो श्वसन के 3 चरण, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन के 3 चरण चल रहे। तो श्वसन में कौन सा? कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसी कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो थर्ड स्टेप हमने 3 चरण पढ़े थे। जो कोशिकीय श्वसन है इसके अंदर 3 चरण होते हैं। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया था ग्लाइकोलाइसिस। पहला स्टेप कौन सा पढ़ा था? ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड चरण हमने पढ़ना है और उसी का नाम मिलता है क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, सिट्रस चक्कर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा श्वसन और कोशिकीय श्वसन का सेकंड चरण, जिसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल। कोशिकीय श्वसन का ही सेकंड स्टेप और उसी का नाम क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स चक्कर। इसी क्रेब्स चक्कर का नाम मिलता है TCA साइकिल या चक्कर। इसी को कहते हैं सिट्रस चक्कर। क्या कहते हैं? सिट्रस साइकिल, सिट्रस चक्कर। इसी का नाम मिलता है TCA साइकिल या चक्कर, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या चक्कर कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना। सबसे पहले तो इस एक ही चक्कर के इतने नाम क्यों? ध्यान दीजिए, क्रेब्स चक्कर क्यों कहा जाता है? सेकंड जो स्टेप होता है उसको क्रेब्स साइकिल क्यों कहा है? तो क्रेब्स चक्कर की जो खोज की गई थी, तो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हैंस क्रेब। हैंस क्रेब नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। हैंस क्रेब ने इसको खोज किया था। इस कारण से नाम क्या रखा गया? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर। साइंटिस्ट ने खोज किया, अपने नाम पे रख दिया, क्रेब्स साइकिल कहेंगे इसको। इसी को कहते हैं सिट्रस चक्कर, सिट्रस साइकिल। क्यों कहा जाता है सिट्रस साइकिल? कारण क्या है? तो ध्यान देना, इस क्रेब्स चक्कर, सिट्रस चक्कर के अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद, प्रथम स्थायी उत्पाद, प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है सिट्रिक एसिड। कौन सा बनेगा? सिट्रिक एसिड। ध्यान दो, क्रेब्स चक्कर के दौरान प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड बनने के कारण से नाम क्या पड़ा? सिट्रस। ये जो क्रेब्स साइकिल चलता है, इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, प्रथम स्थायी उत्पाद सिट्रिक एसिड बनता है। इस कारण से नाम क्या रखा गया? सिट्रस चक्कर। ये जो सिट्रिक एसिड होता है, इसी सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान देना है, इसका सूत्र, सिट्रिक एसिड का सूत्र ध्यान देना है हमने। सिट्रिक एसिड के सूत्र के लिए बहुत ही आसान चीज़ है। पहले 3 कार्बन लिख लीजिए, 1 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन लिखते हैं। तीनों ही कार्बनों पे कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप जोड़ देते हैं, COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। तो तीनों ही कार्बनों पे क्या जोड़ दिया हमने? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड।
इन ग्रुपों को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी COOH, CO2H ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बीच वाले कार्बन पे OH हाइड्रोक्सी समूह लगाना होता है, बीच वाले पे क्या लगाएंगे? OH हाइड्रोक्सी समूह है। बाकी जो कार्बन दोनों रह गए इनकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी करनी होती है। H2 और H2 हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी करें, क्योंकि एक कार्बन 4 बंध बनाता है, जिसमें से 1 and 1 2 2 बंध तो ये बन गए, जो पीछे 2 बंध रहते हैं वो किससे पूरे होते हैं? हाइड्रोजन से, और उन्हीं को क्या लिख दिया? H2 के रूप में। ऐसे ही ये कार्बन 4 बंध बनाएगा तो 2 ये पूरे हो गए, 2 हाइड्रोजन से। इस कार्बन ने 1 2 3 और 4 चारों ही बंध पूरे कर रखे हैं, सिंगल बॉन्ड से पूरे कर रखे हैं। तो एक ही एसिड के अंदर जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर 3 एसिडिक समूह होने के कारण से नाम क्या पड़ा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या चक्कर कहते हैं। टीसीए चक्कर क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसमें ट्राई यानी 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना, खोज किसके द्वारा? हैंस क्रेब के द्वारा। इसे फिर सिट्रस चक्कर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी क्रेब साइकिल के दौरान प्रथम स्थायी उत्पाद जो बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, और सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का। सिट्रिक एसिड बनने के कारण से नाम क्या रखा गया? सिट्रस चक्कर। इसी सिट्रिक एसिड के अंदर 3 एसिडिक ग्रुप होते हैं, इस कारण से नाम क्या रख दिया कि प्रथम स्थायी उत्पाद जो बनता है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो नाम रखा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाए जाते हैं। तो पहले नामों पे बात ध्यान देनी कि एक ही परमाणु के अंदर, एक ही जो कंपोनेंट यौगिक है उसके अंदर 3 एसिडिक समूह पाए जाते हैं, इस कारण से नाम क्या कर रखा गया? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या चक्कर। क्रेब्स चक्कर जो संपन्न है, ध्यान देना, क्रेब्स चक्कर में O2 का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। जो क्रेब साइकिल है उसमें किसका? ऑक्सीजन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग होगा तो इसी क्रेब साइकिल के अंदर CO2 का निर्माण भी होगा, CO2 का निर्माण। हमसे पूछा जाए कि श्वसन का वह पहला चरण कौन सा होता है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, तो चरण कौन सा होगा? क्रेब साइकिल। अगर हमसे पूछा जाए श्वसन का वह कौन सा चरण होता है जिसमें पहली बार CO2 का निर्माण होता है, तो कौन सा? क्रेब साइकिल। हालांकि अनोक्सी श्वसन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में भी, जो अनोक्सी श्वसन होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस में भी CO2 का निर्माण होता है, लेकिन ऑक्सी श्वसन के अंदर सिर्फ सेकंड चरण के अंदर, दूसरे चरण में ही, पहले चरण में कोई ऑक्सीजन या CO2 का न तो O2 का उपयोग करते न CO2 का निर्माण। लेकिन जो सेकंड स्टेप है इसमें ऑक्सीजन का यूज भी किया जाएगा और CO2 का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। जो क्रेब साइकिल, क्रेब चक्कर चलता है, ये ध्यान देना, ये सिर्फ केवल ऑक्सी श्वसन में कंप्लीट होता है, क्योंकि नाम ही क्या दिया? ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन में संपन्न केवल ऑक्सी श्वसन में संपन्न होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही कंप्लीट होगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में तो सिंगल स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। ये क्रेब साइकिल जो होता है ये 10 अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। क्रेब साइकिल में कितनी अभिक्रियाएं चलती है? 10 अभिक्रिया। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी अभिक्रियाएं चलती है? 10 अभिक्रियाएं। तो क्रेब साइकिल 10 अभिक्रिया के द्वारा क्या होगा? संपन्न। इसमें टोटल अभिक्रियाएं कितनी होती है? 10 अभिक्रिया के द्वारा क्या होगा? ये संपन्न होगा। ध्यान देना, इन अभिक्रियाओं के अंदर अनेक एंजाइम व आयनों की आवश्यकता होती है। अनेक क्या चाहिए? एंजाइम व क्या चाहिए? आयन्स। अनेक एंजाइम व आयनों की आवश्यकता होती है। आयन के अंदर वही मुख्य आयन ध्यान रखना है जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था, Mg+2। मैग्नीशियम +2 आयन अति आवश्यक होता है। हमसे पूछा जाए क्रेब साइकिल के दौरान कौन से आयन अति आवश्यक होते हैं, तो मैग्नीशियम किस आयनित अवस्था में होगा? तो मैग्नीशियम +2 में। आयनित अवस्था भी ध्यान रखनी है, कौन सी? मैग्नीशियम +2। संपन्न कहाँ होगा?
तो ध्यान देना यही क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका में संपन्न होता है, वहीं पे कंप्लीट होगा। पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में? मैट्रिक्स भाग में। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में? मैट्रिक्स भाग में संपन्न होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के भी दो भाग होते हैं, एक मैट्रिक्स और एक क्रिस्टी या फन कण, F1 पार्टिकल्स, तो दो अलग अलग होते हैं। तो मैट्रिक्स भाग में क्या होते हैं? ये संपन्न करवाए जाते हैं। कहाँ पे? मैट्रिक्स किसके होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट में क्या होंगे? ग्लाइकोलाइसिस की, ये क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया संपन्न। तो पहले यहाँ तक ध्यान दीजिए, फिर चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि ये प्रोसेस कैसे होता है। वापस रिपीट कर देता हूँ। क्रेब्स साइकिल, सिट्रस चक्कर, टीसीए साइकिल। हैंस क्रेब ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, खोज किया, तो नाम क्या रखा गया? क्रेब्स साइकिल। सिट्रस साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद सिट्रिक एसिड बनता है, अंतिम स्थायी उत्पाद तो और बने। अंतिम जो स्थायी उत्पाद, अगर इसका पूछा जाए हमसे कि इसका अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं अभिक्रियाओं में, अगर हमसे अंतिम उत्पाद पूछा जाए कि अंत के अंदर कौन सा पदार्थ बनता है, अंतिम उत्पाद कौन सा बनेगा, तो अंतिम उत्पाद बनता है यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ बनता है H2O वाटर, यहाँ बनेंगे H+ हाइड्रोजन आयन, यहाँ बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स E- और यहाँ पे बनेंगे 24 ATP। कितने अणु ऊर्जा के प्राप्त होते हैं? तो 24 अणु ऊर्जा के प्राप्त होंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एक ऊर्जा का रूप होता है, एनर्जी का रूप होता है, तो 24 ATP का फॉर्म है। यहाँ CO2 का निर्माण भी होगा, जल का निर्माण भी होगा, हाइड्रोजन आयन भी बनेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का भी फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की कैसे कहाँ पर संपन्न होता है। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, सभी के साथ वीडियो को शेयर भी करें, आपने सभी सगे साथी भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्रेब्स साइकिल जो संपन्न होता है वो कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होती, कुछ स्थानों पे इनवेजिनेशन अंतर्वलित हो जाती है, अंदर की तरफ धसी हुई दिखाई देती है। इस तरीके से दिखाई देगी। ये बाहर की है तो बाह्य झिल्ली, अंदर की है तो आंतरिक झिल्ली। इन्हीं झिल्लियों के बीच में एक लिक्विड होता है। क्या हो रहा है? एक लिक्विड। वो लिक्विड अंदर भी है लेकिन अपने को तो मेन इन झिल्लियों। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के इस पार्ट को कहा जाता है मैट्रिक्स। कौन सा? यहाँ मैट्रिक्स जो लिक्विड होता है, आदात्री जो तरल भरा होता है, उसी को कहा जाता है मैट्रिक्स या आदात्री। तो जो लिक्विड भरा है वो क्या है? मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स पार्ट में क्या संपन्न होता है? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर चलता है। इस मैट्रिक्स के अंदर जो O2 का क्या किया जाएगा? यूज, और CO2 का क्या किया जाएगा? CO2 का निर्माण। ऑक्सीजन का यूज करके CO2 का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान देना, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस कोशिकीय श्वसन का पहला चरण ही कौन सा कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। कि कोशिका के अंदर जो फर्स्ट स्टेप संपन्न होता है उस ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का अपघटन हो जाना। ग्लाइकोलाइसिस से एंड प्रोडक्ट जो अंतिम उत्पाद बनता है पायरुविक एसिड। कौन सा बनेगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बनता है अंतिम उत्पाद। ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान देना,
ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना पायरुविक एसिड डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली इसको पहचानती नहीं है। ये कहती है कि भाई कौन है तू, इसको नहीं पहचानती। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान अंतिम उत्पाद जो पायरुविक एसिड बनता है वो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता। इसे एक सहकारक की आवश्यकता होती है। ये जुड़ेगा किसके साथ, कोएंजाइम ए, या इसे कहा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, सहकारक ए कहा जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए या सहकारक ए कहा जाता है। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए और पायरुविक एसिड दोनों मिलेंगे और एक संकुल यानी जटिल का निर्माण होता है। एक संकुल का फॉर्मेशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। कौन कौन से के मिलने से, पायरुविक एसिड और कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए या कोएंजाइम ए या सहकारक कोएंजाइम। ये सहकारक कोएंजाइम ए अब इस बनी संरचना को इसके अंदर लाएगा, यहाँ पायरुविक एसिड को छोड़ देता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए वापस नए पायरुविक एसिड के साथ जुड़ने के लिए बाहर निकल जाता है। यानी ये एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ एक मीडिएटर का काम करता है। इस पायरुविक एसिड की इस माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियों के साथ पहचान करवाता है। इनको पहचान लीजिए कि इनके साथ इंट्रोडक्शन करवाता है। यानी पायरुविक एसिड और इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो झिल्ली के अंदर है, इन दोनों के बीच को मिलाने वाला, जोड़ने वाला कौन सा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसी कारण से एसिटाइल कोएंजाइम ए को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्कर के बीच की योजक कड़ी, चक्कर के बीच की योजक कड़ी, बीच की क्या माना जाता है, योजक कड़ी माना। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की योजक कड़ी किसको माना जाता है, इसी हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए को। कौन सा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, सहकारक कोएंजाइम ए, जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर के बीच की क्या होती है, योजक कड़ी होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए या कोएंजाइम ए को। दोनों को बीच को जोड़ने वाला, कनेक्टिव लिंकेज ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। इन दोनों को जोड़ने वाला दलाल मीडिएटर का काम कौन करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इसकी पहचान करवाएगा किसके साथ, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में। भी अपना ही भाई बंधु है, इसके साथ आप आगे रिएक्शन करो। एक बार पायरुविक एसिड इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद में आगे की अभिक्रिया चलती है। ध्यान देना, इसी क्रेब्स साइकिल के अंदर कई एसिड बनेंगे, लेकिन इसी क्रेब्स साइकिल के अंदर जो अभिक्रियाएं 10 अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, 10 अभिक्रिया के द्वारा जो संपन्न होता है, इन्हीं अभिक्रिया में अनेक एसिड बनते हैं। अनेक क्या बनेंगे, एसिड बनते हैं, जिसमें 3 कार्बन का एसिड भी बनेगा, 4 कार्बन का एसिड भी बनेगा, 5 कार्बन का एसिड भी बनता है और 6 कार्बन का हम देखे हैं सिट्रिक एसिड। तो इस क्रेब्स साइकिल में जो अभिक्रियाएं चलती है उनमें 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का अनेक एसिड बनते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना हमें, इन्हीं अभिक्रिया के दौरान एक 5 कार्बन का एसिड बनता है। इंपॉर्टेंट है, कितने कार्बन का, 5 कार्बन का एक एसिड बनेगा, 5 कार्बन का एसिड। और ये 5 कार्बन का जो एसिड बनता है, इसका नाम ध्यान देना है, इसका नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। 5 कार्बन का जो एसिड बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, वो ध्यान देना है हमने, 5 कार्बन का बनता है। कितने का, 5। ये जो 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना, ये क्यों ध्यान रखना है हमने, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड मूत्र रोग, यूरिन डिजीज या मूत्र उत्सर्जन
से रिलेटेड होता है, यूरिन डिजीज या यूरिन एक्सक्रीशन से संबंधित होता है, मूत्र रोग या मूत्र उत्सर्जन से संबंधित होता है। इसी कारण से इसको रोग उत्सर्जन से संबंधित और इससे संबंधित होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 5 कार्बन का जो एसिड है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ये मूत्र रोग या मूत्र उत्सर्जन से संबंधित हो जाता है। इस कारण से बाकी एसिड तो बहुत बनेंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक एसिड का ध्यान रखना है, और वो एसिड कौन सा बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। फिर कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। हमसे पूछ लिया जाएगा जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है वो कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड किस तंत्र के द्वारा संपन्न होता है या बनता है, तो श्वसन तंत्र में। किस अभिक्रिया के द्वारा, तो अभिक्रिया में ध्यान देना है क्रेब्स साइकिल। कौन सा, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र में 5 कार्बन का एक एसिड बन जाता है। ध्यान देना, इसी क्रेब्स साइकिल में जो अंतिम उत्पाद बना, बीच में बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, लेकिन अंतिम उत्पाद एंड प्रोडक्ट जो बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ लिख देता हूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ बनेगा H2O वाटर। क्या बनेगा, H2O वाटर। यहीं पे बनेंगे H+ हाइड्रोजन आयन। H+ यानी प्लस या माइनस लग जाता है तो वो क्या बनते हैं, आयन्स बनते हैं। तो H+ आयन कौन सा बनेगा, H+ आयन। यहीं पे बनते हैं अनेक इलेक्ट्रॉन्स। क्या फॉर्मेशन होगी, हमसे पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल का अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है, तो CO2 जल, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स। और यहीं पे हमें फॉर्मेशन होगा 24 ATP का। कितना, 24 अणु कौन से बनते हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स, और 24 अणु, 24 अणु किसके बनते हैं, ऊर्जा के। किसके, और इसी ऊर्जा के अणुओं को क्या कहा जाएगा, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हमसे ATP की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होगा, A फॉर एडिनोसिन, T फॉर ट्राई, P फॉर फॉस्फेट। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। कौन सा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो 3 कार्बन का बनेगा। कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन। तो ये हमें बेसिक बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है। संपन्न कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों झिल्लियाँ होती हैं, इन्हीं झिल्लियों के बीच में एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। यहाँ मैट्रिक्स 10th पास नहीं है कि 10वीं पास मैट्रिक उत्तीर्ण। यहाँ मैट्रिक्स या आधात्री, जो दोनों झिल्लियों के बीच में लिक्विड भरा पड़ा है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स या आधात्री कहलाता है। क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स या आधात्री। और यहीं पर जो कोशिकीय श्वसन है उसका सेकंड स्टेप नाम होता है क्रेब्स साइकिल। ये संपन्न, क्रेब्स साइकिल में अभिक्रियाएं टोटल कितनी संपन्न होती है, 10 अभी। इन 10 अभिक्रियाओं के दौरान हमें अनेक एंजाइम और आयनों की आवश्यकता है, क्योंकि अभिक्रिया अपने आप नहीं होती। अभिक्रियाओं को कराने के लिए कोई न कोई कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। अब वो उत्प्रेरक कोई ताप हो सकता है, कोई दाब हो सकता है, कोई धातु हो सकती है। यहाँ ये जीवों के अंदर रिएक्शन संपन्न हो रही है, एनिमल्स के अंदर, सेल के अंदर अभिक्रिया संपन्न होती है। इसलिए यहाँ के जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें कहते हैं जैव कैटलिस्ट, बायो उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। क्योंकि जीवों के अंदर, और जीवों के अंदर जो अभिक्रिया उत्पन्न करेगा, जो संपन्न करेगा, उनको क्या कहेंगे, इन्हें ही कहते हैं एंजाइम्स। यानी ये अभिक्रियाएं किनके द्वारा संपन्न होगी, एंजाइमों और आयनों के द्वारा। हमें पूछा जाए आयन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तो आयन के अंदर मुख्य आयन कौन सा होगा, Mg+2, मैग्नीशियम +2 होता है। ये जो 10 अभिक्रिया संपन्न होती है इसमें बहुत सारे एसिड बनेंगे, जिसमें 3 कार्बन का एसिड भी बनता है, जिसमें 4 कार्बन का एसिड भी बनेगा, 5 कार्बन का भी, और 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड, ये बनते हैं। लेकिन हमें सभी से इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक ही है, कौन सा, एक 5 कार्बन का एसिड बनता है। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का एसिड। और उसी एसिड का नाम क्या होता है, अल्फा
कीटोग्लूटेरिक एसिड। ये अल्फा स्ट्रक्चर होती है इसकी, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। क्यों याद रखना पड़ता है हमें ये? क्योंकि ये यूरिन डिजीज से या यूरिन एक्सक्रीशन से, मूत्र रोग या मूत्र उत्सर्जन से संबंधित हो जाती है। उसी से संबंधित ये पाए। जब किडनी के अंदर कोई डिफॉल्ट हो जाए, किडनी कोई फंक्शन कम काम करे या कार्य करना बंद कर दे, तो यूरिन टेस्ट करवाते हैं और उसी के अंदर कीटोन बॉडी को टेस्ट किया जाता है। यानी कीटोन बॉडी कितनी क्या है, उसके अंदर कीटोन बॉडी प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उस कीटोन बॉडी के अंदर क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। यानी इसमें ग्रुप्स कौन सा होता है, तो कीटोन ग्रुप होता है। इसी कारण से नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं कि कीटोन बॉडी प्रेजेंट है। क्या है? तो वो कौन सा होता है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ये मूत्र रोग या मूत्र उत्सर्जन। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रथम चरण चला, उस ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा बना, पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का, 3। ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इस पायरुविक एसिड को पहचानती नहीं है। ये इसकी जान पहचान का नहीं है, इसके साथ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। इसलिए ये झिल्ली कहती है माइटोकॉन्ड्रिया की कि भाई तू पायरुविक एसिड कोई भी है, मैं तेरे को अपने अंदर नहीं आने दूंगी, प्रवेश नहीं दिया जाता। अब ये एक हेल्पर को साथ लेता है, और जो इसका हेल्पर है वो कौन सा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए या कोएंजाइम ए। ये क्या है, इसका एक हेल्पर होता है, सहायक होता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इसके साथ जुड़ेगा, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुविक एसिड को अपने साथ जोड़ता है और इसको कहाँ लेके जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इसकी जान पहचान कराता है, इंट्रोडक्शन कराते हैं कि भाई ये आपका ही आगे जो अभिक्रिया संपन्न करवानी है उसका रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, ये आएगा तो ये आप आगे की अभिक्रिया संपन्न कर सकते हो। यानी एक तरीके से पहचान करवाने का, उनसे मिलाने का काम है। इसी कारण से एसिटाइल कोएंजाइम ए या कोएंजाइम ए या सहकारक ए भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहकारक, जो सहायक का काम करे, सहकारक ए। ये सहकारक ए क्या करेगा, इन दोनों किसके ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच की क्या कहलाती है, योजक कड़ी कहलाती है, दोनों को जोड़ने वाली कहलाती है। क्रेब साइकिल में देखो कितने अणु ऊर्जा के प्राप्त हो रहे हैं, 24। हमसे पूछा जाए कि श्वसन के दौरान जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है श्वसन, उसके दौरान वह कौन सा चरण, कौन सा स्टेप है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वो ही स्टेप कौन सा होगा, क्रेब साइकिल। क्योंकि यहाँ कितने अणु प्राप्त होते हैं, 24 अणु। याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि क्रेब साइकिल तो 2400 घंटे 24 अणु ऊर्जा देते हैं। क्या, क्रेब साइकिल तो 2400 घंटे 24 अणु ऊर्जा के देते हैं। अब हमारे अंदर अगर क्रेब साइकिल अच्छे से चल रहा है तो हमें एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी, और एनर्जी ऊर्जा ही तो वो है जो हमारी बॉडी को फंक्शन करवा रही है, कार्य करवा रही है। तो हमारे बॉडी को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा। वो ऊर्जा आती कहाँ से है, श्वसन तंत्र में जो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जुड़ेगी और उसको तोड़ के CO2 जल और इस ATP ऊर्जा का निर्माण करती है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कौन सी होती है, क्रेब साइकिल। सिर्फ यहाँ इतना ही ध्यान देना है, 10 अभिक्रियाएं होती है। अभिक्रियाएं कौन कौन सा पद होता है, कौन से उत्पाद बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमें सिर्फ इतना है, 10 अभिक्रिया, अंतिम उत्पाद कौन सा, CO2, वाटर, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स और 24 ATP या ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये था पूरा का पूरा क्रेब साइकिल। इसे ही कहते हैं सिट्रस चक्कर, इसे ही कहते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या चक्कर। तो ये था क्रेब साइकिल। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम श्वसन का तीसरा चरण, जिसका नाम होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसी पे चर्चा करेंगे। तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।